सभी को मेरा प्रणाम। मौलिक फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अविनाश, जितना कहा जाए उतना कम है, एक इंसान के रूप में भी और एक लेखक के रूप में भी। इन्होंने 88 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ये भाषाविद हैं, हिंदी साहित्य अकादमी विनर हैं। जी, आपने भी एक ईरान पर पुस्तक लिखी है ना? जी जी जी, लिखी। ईरान पे मैंने लिखी नहीं है, आपके द्वारा मैंने ईरान को महसूस किया, वो अनुभव किया है जो आपकी यात्रा वृतांत है, ईरान, पारसियों का तीर्थ क्षेत्र। तो ये इस पुस्तक के बारे में खासकर पूछना चाहूँगी। इसमें इसके अनुवाद के दौरान काफ़ी कुछ मुझे सीखने समझने को आपके द्वारा मिला। तो ईरान में जो आपने जो अनुभव डाला है अपनी यात्रा का, और जो आपके वहाँ के जो ऑब्जर्वेशंस रहे और जो आपने एनालाइज किया, जो महसूस किया, वो सब आपने उसमें डाला। और ये पहली ऐसी पुस्तक है जो ईरान के यात्रा पर लिखी गई है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है। तो इसके बारे में आप बताइए, ईरान के और पारसियों का वो जो कल्चर आपने उसमें वहाँ दिखाया है और उनका भारत से जो संबंध आपने दिखाया है उस पुस्तक में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ईरान का ऐसा बचपन से मुझे ईरान के बारे में भी बड़ी दिलचस्पी थी, जिज्ञासा थी, और मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद मुझे 1978 में मेरा एक छात्र ईरान से था, वो काफ़ी अमीर घर का था, और उसने मुझे बुलाया। उसका लेटर भी आया था, क्योंकि वो वीसा के लिए लेटर भी आया था, लेकिन बीच में वहाँ पर क्रांति हो गई, उन्होंने राजा को हटा दिया, और वहाँ मेरा जो स्टूडेंट था, ईरानी स्टूडेंट, उसकी फैमिली भी अमेरिका चली गई। तो जो जिसके सहारे मैं ईरान जाने वाला था, वही सहारा टूट गया। न राजा रहा, न मेरा छात्र रहा। तो वो ईरान घूमने की कल्पना ही रह गई। मुंबई में हम जा रहे थे चर्चगेट एयरपोर्ट पर, तो वो ईरानियन एयरवेज का ऑफिस बस उसके सामने ही था। हर दिन मैं उससे जाता था, लेकिन मुझे ईरान जाने का मौका नहीं मिला। मुझसे कई बार मैंने पूछा कि टिकट कितना है, मुंबई तेहरान मुंबई, वो टिकट मामूली था, लेकिन उन्होंने कहा वीसा आपको लेना चाहिए, और वीसा मिल नहीं रहा था। मैंने कोशिश की वीसा के लिए भी, ईरान कॉन्सुलेट जाकर। आखिर मुझे मौका मिला अभी आज फिलहाल। और एक पारसी था, वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि पारसी ईरान से है, तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा ग्रुप जा रहा है, लेकिन हमारी तीर्थ यात्रा है, टूरिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, चलेगा। मुंबई में भी ऐसा ग्रुप मिला था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आऊँगा आपके साथ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप पारसी नहीं, हम आपको नहीं लेंगे। जैसे उनका जो प्रार्थना मंदिर होता है अज्ञारी, उसमें हमें प्रवेश नहीं मिलता, जो नॉन पारसी है उनको प्रवेश नहीं मिलता। तो आखिर मुझे यहाँ पुणे में जो ग्रुप था, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ले जाएंगे, लेकिन आपको लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं होगी। आपको वो हमारा प्रोग्राम है, हमारी तीर्थ क्षेत्र देखने का, आपको वही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वही करने चला रहा आप लोगों के साथ, और मुझे वो मौका मिला। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ये हमारी तीर्थ यात्रा है, तो मुझे किसी कॉलेज में जाने का, मैं कॉलेज जाना था, मैं पुस्तकों की दुकानें देख रहा था कि कैसी होती है दुकानें, जैसे एक पुस्तक की दुकान हमारे यहाँ कैसी होती है, और तब मैंने ऑक्सफोर्ड में देखा था, ऑक्सफोर्ड में कैसी होती है, ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल अलग होती है। मुझे जस्ट कांट इमेजिन दैट कि 3-4 मंजिला भी बड़ी सी बिल्डिंग है, वो सारी किताबें हैं, हर जगह किताबें ही रखी है। स्पेशलाइजेशन है उनका कि एशियन बुक्स है, अफ्रीकन बुक्स है वगैरह, और वहाँ पर सोफे रखे हैं, क्योंकि आप कितने घंटे खड़े रहेंगे, तो आप पुस्तक लीजिए, हाँ बैठिए, आराम से बैठिए, देख लीजिए। सोफे, वहाँ पर कॉफ़ी मशीन लगी है, वो फ्री होती है। अब भूख लगे तो आप बिस्कुट ले खाइए, कॉफ़ी वहाँ पर रखी है। ऐसी दुकान हमारे यहाँ है कोई, पूरे भारत में नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी दुकान में कम रखी जाए, आप किताब देख सकते हैं। हमारी दुकान ऐसी होती है कि काउंटर पर कहते हैं कि हमें फलानी पुस्तक चाहिए, और वो कहेंगे नहीं है, खत्म, आप बाहर, आपका अकल नहीं। तो ये ईरान में जो आपकी 14 दिन की जो यात्रा है, ये केवल एक यात्रा अनुभव नहीं है, बल्कि उसमें आपने एक
कल्चरल हिस्ट्री प्रेजेंट किया है, पास्ट एंड प्रेजेंट। तो वो जो है उसका मिश्रण और पारसियों का जो एक आपने उसमें दिखाया है पूरा कल्चर, और उसको हमारे भारत के साथ भी जो समागम उसका है उसके बारे में आपने उसमें इतने अच्छे से विश्लेषण करके बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। जी जी। तो ये हमारी तीर्थ यात्रा थी, हम्म, लेकिन 24 घंटे तो आप किसी मंदिर में जाकर नहीं बैठते, जी। तो बाकी जो समय था हम्म, उस समय में मैंने घूमा हम्म, इधर उधर। जैसे मैंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान भी 24 घंटे आप चलते नहीं है, तो जब उस गाँव में ठहरते हैं हम्म, तो वहाँ स्कूल में जाना, अध्यापकों से मिलना, हम्म, ये सारी चीज़ें मैं करता था। हम्म, इसी तरह ईरान में भी मैंने हम्म, कई लोगों से मिलने की कोशिश की और मिला भी, हम्म, लेकिन उनमें कोई राइटर मुझे नहीं मिला। हम्म, और ईरान में भी ऐसा हुआ, हमारा होटल जो था वो हम्म, काफ़ी दूर था, हम्म, और ईरान में बहुत भीड़ रहती है, जैसे हमारे यहाँ हम्म, बेंगलोर में रहती है। हम्म, ट्रैफिक जैम हर जगह जगह होता है, हम्म, तो मैं किसी पुस्तक की दुकान में नहीं जा पाया, हम्म, किसी स्कूल में नहीं जा पाया। हम्म, तो वहाँ के लोगों से बातचीत करके मुझे ये पता चला हम्म, कि हमारी सोच जो है हम्म, वो बहुत एक जैसी है। हम्म, इसी के कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं ईरान में नहीं हूँ, मैं भारत में ही कहीं अच्छा, हूँ। हम्म, और उसका एक कारण और है हम्म, कि वहाँ के कई लोगों को हिंदी आती है। हम्म, खैर उस हिंदी को वो हिंदी नहीं कहते, वो उर्दू कहते हैं। अच्छा, और हमें मालूम हिंदी और उर्दू एक ही जी, 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 है। ऐसी जो दुनिया में कई भाषा है ना, जी, इसकी जी, 3-4 नाम है। जी, बिल्कुल। जैसे फारसी का हम्म, ईरानी उसे फारसी कहते हैं, हम्म, ईरानी उसे फारसी कहते हैं। हम्म, जी। सर, चूंकि आपकी ईरान की पुस्तक पर बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा इस पर और जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं उसकी अनुवादिका रही, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमेशा से। तो मैं थोड़ा बहुत समझती हूँ, थोड़ा बहुत अनुभव मैंने किया है, लेकिन मैं चाहूंगी आपसे, आग्रह करूंगी कि हमारे जो दर्शक और श्रोतागण यहाँ पर हमारे साथ हैं, वो थोड़ा बहुत आप अगर उन्हें बता सकें उस पुस्तक में आपने क्या उस कल्चर के बारे में ओके, बताया है। जी और जी सर। हाँ ज्योति, हम्म, ये ईरान की पुस्तक जो है वो बिल्कुल मैंने अलग पद्धति से लिखी है। जी, तुमने तो देखा है जी, कि आमतौर पर किसी को हम हम्म, भेंट की स्वरूप दे देते हैं, हम्म, हम्म, तो वो पहले होती है अर्पण पत्रिका, जी, जो पहले होती है पुस्तक की शुरुआत में। जी, तो मेरी पुस्तक में अर्पण पत्रिका आखिर में है। हम्म, हम्म, ये कोई अलग क्या नहीं मैंने, हम्म, ये संस्कृत की परंपरा है। अच्छा, जैसे आप कोई स्तोत्र कहे हम्म, तो उसका वो किसी को समर्पित किया हो, हम्म, उसका नाम अंत में आता है। जैसे हम्म, कि राम रक्षा का पाठ करने के बाद अंत में आप कहते हैं हम्म, कि इति श्री हम्म, फलाना फलाना है नमः। हम्म, हम्म, तो अंत, तो अर्पण पत्रिका आखिर में आती है। तो हम्म, मेरी ईरान पुस्तक में भी वही अच्छा, है। इसकी और कई किताब की दृष्टि से विशेषताएं हैं, वो तुमने देखी है। जी, तो ये पारसी जो है हम्म, ये भारत में कैसे आए, हम्म, इसके बारे में भी उसमें जी, संक्षेप में लिखा जी, है। जी, और उनमें वहाँ पर भी आप पारसी कुछ बचे हैं, हम्म, जैसे कि पूरे सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका में भी हुआ हम्म, कि जहाँ पर पहले क्रिश्चियनिटी थी हम्म, वहाँ पर एक दिन में इस्लाम आ गया। हम्म, क्योंकि उन्होंने कहा, जैसे इजिप्ट एक दिन में वो इस्लाम बन गया हम्म, कि यार तो आप इस्लाम बन जाइए, हम्म, नहीं बनना हो तो छोड़ दीजिए। हम्म, परंतु तीसरा तीसरा आपके लिए विकल्प ये है कि हम आपको हम्म, मार देंगे। हम्म, तो जो मरना नहीं चाहते थे वो निकल गए वहाँ से। हम्म, वैसे कुछ पारसी भारत में आ गए। हम्म, और जो वो जब आए तब वो गुजरात का मतलब फिलहाल जो हम्म, नवसारी सूरत ये जो एरिया है वहाँ पर वो समुद्र मार्ग से आए। हम्म, और वहाँ के जो राजा थे, हम्म, प्रशासक थे, उनसे उन्होंने वादा किया हम्म, कि हम आपके समाज में हम्म, बिल्कुल शक्कर में जैसे दूध में शक्कर मिलते हैं हम्म, उस तरह मिल जाएंगे, हम्म, गुल मिल जाएंगे। हम्म, तो हमारी औरतें जो हैं हम्म, वो साड़ी पहनेंगी, हम्म, हमारा अलग ड्रेस नहीं होगा, हम्म, हमारी भाषा गुजराती होगी, हम्म, हम पारसी या और कोई भाषा नहीं हम्म, बोलेंगे। इस आधार पर देखिए, मतलब थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ जी, कि आज के लोग अपनी भाषा के बारे में क्या सोचते हैं। हम्म,
तो अपनी भाषा के बारे में देश के लिए क्या हितकारक है, इसकी सोच पारसियों में थी। उन्होंने कहा हम पूरा फारसी समाज, हम फारसी में नहीं बोलेंगे, हम अपनी भाषा त्याग देंगे। अब हम इस देश में आ गए तो यहाँ की भाषा को जाती हमने 100% अपना ली है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जैसे वीर सावरकर ने कहा कि मेरी मातृभाषा मराठी अगर राष्ट्रभाषा हिंदी के कारण उसे कुछ परेशानी निर्माण कर रही हो तो मैं तत्क्षण उनका मराठी में वाक्य जो है वो की माझी राष्ट्रभाषा हिंदीला माझ्या मातृभाषेच्या प्रयोगामुळे जर काही त्रास होत असेल तर तत्क्षणी मी मराठी त्यागेन। आई लिव मराठी। फिलहाल जो महाराष्ट्र में ये चल रहा है हिंदी मराठी, हिंदी के खिलाफ मराठी के खिलाफ, तो उनको ये सोचना चाहिए कि क्या सोचना चाहिए हमें। पारसियों ने कहा हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे, हम गुजराती बोलेंगे। सावरकर ने कहा मैं हिंदी बोलूंगा, मराठी छोड़ दूंगा। तो ये सारी चीजें उसमें है। और मुझे कई पारसी मिले, मेरी पुस्तक जब मैंने उनको दिखाई तो ने वो खरीद ली। उन्होंने कहा ऐसी छोटी सी पुस्तक और इतनी जानकारी देने वाली हमने आप पुस्तक नहीं देखी। बिल्कुल। तो मुझे उनसे 2 प्रस्ताव आए हैं जो मैंने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। आप भी उसके बारे में सोच सकती है। उन्होंने कहा कि आप इसका मैंने ये मराठी में लिखी है और तुमने हिंदी में लिखी है, तो मराठी हिंदी में तो उपलब्ध है, तो इसका आगे एक अंग्रेजी वर्जन भी आप निकालिए और एक गुजराती वर्जन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और एक तो शायद ये काम हम करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रेरणा स्रोत बना रहे और ये जरूर होगा। और जो एक बहुत अच्छी बात इसमें आपने कही कि पारसियों से हम क्या सीख सकते हैं कि किसी भी पद्धति, भाषा और संस्कृति को अपनाते हुए अपने अस्तित्व को बरकरार रखना, ये बहुत अच्छी बात है और ये हम सबको सीखनी चाहिए, चाहे कोई भी भाषा और क्षेत्र से हम आते हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगी आप लोगों से आग्रह करें कि ईरान पुस्तक और आपकी सारी पुस्तकें अवश्य लें और पढ़ें और उस पर वो अपने विचार साझा करें, लोगों तक पहुंचाएं, इस प्रेरणा का प्रसार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति, मेरी पुस्तकों के बारे में मैंने अभी पारसियों का जिक्र किया है, सावरकर जी का जिक्र किया, तो मैं उस संबंध में कहना चाहूँगा कि मराठी और हिंदी दोनों मेरे लिए तो एक जैसी है। जिसमें मैं कई बार कहता हूँ कि मेरी 2 माएँ हैं, एक हिंदी माँ और एक मराठी माँ। बहुत अच्छी। और आमतौर पर 2 माएँ जिनकी होती है उन्हें 2 माओं का प्यार एक साथ नहीं मिलता। जैसे देवकी का प्यार जब मिला कृष्ण को तब यशोदा का नहीं मिला, जब यशोदा का मिला तब देवकी का नहीं मिला, लेकिन मुझे एक साथ 2 माओं का प्यार मिलता। क्या बात है। मेरी 2 माता हैं, मराठी माता और हिंदी माता। और मैंने आज तक जितने भी उपन्यास वगैरह लिखे हैं वो पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ, इसलिए कि वो मेरा सोचना जो है वो हिंदी में होता है। बहुत अच्छी बात। मैं कृष्ण तो नहीं, पर मुझे देवकी और यशोदा दोनों का प्यार मिल गया। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, और जी आप और कुछ कहना? जी, तो हम भाग्यशाली हो सकते हैं जी, 2 माओं का प्यार एक साथ मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बहुत कुछ आपसे जानने समझने को मिला और इसी के साथ हम विराम लेंगे और हम पुनः वापस लौटेंगे आपके साथ बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और आपसे और बहुत कुछ सीखना समझना है, आपकी और पुस्तकों, लेखन के बारे में, आपके अनुभव के बारे में हम लोगों तक ये बात पहुंचाते रहेंगे। जी, बहुत बातचीत के क्रम में, इस कार्यक्रम में, आज के एपिसोड में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर अविनाश बेनीवाले सर से और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिला और ये बातचीत का क्रम आगे भी बना रहेगा, क्योंकि इनके अनुभव से, इनके लेखन से, इनके भ्रमण यात्रा जो इनकी पूरा वृतांत रहा है, उनसे अभी बहुत कुछ सीखना है, हमें लोगों तक बातें पहुंचानी है। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा और ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।